128 का डी, फिर 128 क्वेश्चन देखो। 128 क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको जी ऑफ एक्स भी ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी दिया, तो फोग ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं कि एफ ए टू बी है, जी सी टू डी है, देन व्हाट इज रिलेशन ऑफ फोग? एफ अगर ए टू बी को रिलेट कर रहा है, जी सी टू डी को रिलेट कर, तो फोग का क्या होगा? क्या होगा बोलो, क्या होगा? क्या होगा? T2। तो फोग मतलब क्या? तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का स्टार्ट कहां से करोगे? जी ऑफ एक्स मतलब जी के डोमेन में चालू करोगे, जी तो वही एक्सेस करेगा जो उसके डोमेन में जाता होगा, तो चालू तो जी से होगा, चालू जी के डोमेन से होगा, खत्म कहां होगा? एफ के कोडोमेन पे खत्म होगा। एफ फाइनली रेंज देगा, तो आपका एफ का कोडोमेन कौन है? बी है, तो फोग क्या होगा? सी टू बी। इतना सिंपल नहीं आ रहा है हम लोग को। और गो का क्या होगा? कहां से चालू होगा? एफ के डोमेन से चालू होगा, जी के कोडोमेन पे खत्म होगा। ठीक है, तो फिर अब 128 पे क्या दिया हुआ है? एफ और जी दोनों ही अगर देखा जाए तो एफ और जी दोनों ही बोला गया कि 1 से लेके इनफाइनाइट से आर है। अब मुझे चाहिए था फोग, है ना, क्वेश्चन में फोग की बात कर रहे हैं। इफ द रेंज ऑफ द फोग इज अल्फा टू बीटा, तो पहले फोग ऑफ एक्स ढूंढ लेते हैं। फोग ऑफ एक्स का रिलेशन क्या होगा? कहां से चालू होगा? जी के डोमेन में, जी का डोमेन क्या दिया हुआ है? एफ और जी दोनों का डोमेन सेम ही दिया हुआ है, 1 टू इनफाइनाइट, और खत्म कहां होगा? एफ के कोडोमेन पे। एफ का कोडोमेन क्या दिया हुआ है? आर। तो देखा जाए तो फोग का डोमेन ये है, पर आप क्वेश्चन में देखो तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको 1 टू इनफाइनाइट नहीं लेना, आपको 2 टू 4 ही लेना है। ये तो मैं 1 टू इनफाइनाइट का सब कुछ सकता था क्वेश्चन के हिसाब से, पर उन्होंने क्या बोला कि आप 1 टू इनफाइनाइट नहीं लोगे, आप क्या लोगे? 2 टू 4 ही लोगे। तो मुझे तो मेरा रेंज सिर्फ 2 टू 4 नहीं देखना है। अगर मुझे वो 2 टू 4 मेंशन नहीं होता, सिर्फ फोग का रेंज फाइंड करना होता, तो मैं कैसे करता? मैं थोड़ी देर पहले से सबको बताता, फोग ऑफ एक्स ढूंढ लेता पहले, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स मुझे पता है, इसको उठा के एफ में डाल देता, एफ में डाल देता, यहां पहुंचता, फिर मुझे रेंज फाइंड करना, तो रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं? इक्वल टू पाई ले लेते हैं।
इक्वल टू वाई लेके किसको सब्जेक्ट बना लेता, एक्स को, तो मुझे वाई फील्ड क्या नहीं चली को पता चल जाता, और वो इसमें नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बिकॉज इन्होंने ये बोला है कि आपको 1 to infinite नहीं लेना, आपको सिर्फ क्या लेना है, 2 से 4 ही लेना है। तो इसका मतलब कि उन्होंने थोड़ा एक पर्टिकुलर पार्ट लिया, और उस पर्टिकुलर पार्ट में आपका आंसर क्या होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे इक्वल टू वाई लेके नहीं पता चलेगा। इक्वल टू वाई लेके तो मुझे उस पूरे फंक्शन का पूरा रेंज देगा, 2 to 4 के बीच का रेंज नहीं देगा, और 2 to 4 का रेंज अगर मुझे चाहिए तो मुझे उस फंक्शन का बिहेवियर जानना पड़ेगा, वो फंक्शन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ब्रेक हो रहा है, कैसा हो रहा है, लाइक मतलब उसकी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग वो जानना पड़ेगा। और कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता करते हैं, क्या करते हैं, क्या आपको बताएगा, डिटेलिंग में पढ़ेंगे अपने ओडी के अंदर, पर कहीं ना कहीं बीच में बात हो चुका है ये सब चीजें। कैसे पता करते हैं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आता है तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिवीजन रूल, उतना तो डिफरेंशिएशन सबको पता है। डिवीजन रूल में क्या करते थे, वीएसई यू का डिफरेंशिएट यूएसई माइनस यूएसई वी का डिफरेंशिएट डिवाइड बाय वी का स्क्वायर, वी को ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 70 माइनस 9x का माइनस 9 माइनस यूएसई वी का डिफरेंशिएट किया तो 12 का 0 माइनस 17x का माइनस 17 डिवाइड बाय वी का होल स्क्वायर। जब ये पूरे ब्रैकेट को ओपन किया तो ये x वाला टर्म निकल गया, तो लास्ट में बचा 119 माइनस 108 सॉरी, तो 11 अपॉन 12 माइनस 7x का होल स्क्वायर। तो किसी का स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ऊपर कांस्टेंट बचता है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, अगर किसी का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप डोमेन को इंक्रीज करोगे आपका रेंज भी इंक्रीज होगा। तो इस रेंज में सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा, 2 पे, और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा, 4 पे, तो फिर वो 4 पता कर लिया, तो वो आया 1/2, इसमें 2 पुट करके फिर 4 पता कर लिया, जो आया 29/56। उन्होंने अपनी रेंज बोला ही था अल्फा टू बीटा है, तो ये मेरा अल्फा हो गया 1/2, ये मेरा बीटा हो गया 29/56। उन्होंने बोला था 1/बीटा माइनस अल्फा ढूंढ के दो, तो बीटा की जगह पर 29/56 रखा, अल्फा की जगह पर 1/2 रखा, इसको एलसीएम ले लिया, 58 माइनस 56 2 हो गया, ये एलसीएम का ऊपर से लग गया, 2 काट गया, तो आंसर ही 50। तो अगर कभी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में अगर आप लोगों को रेंज चाहिए तो आपको उसका बिहेवियर जान लेना चाहिए कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, आपको पता चलेगा कब वो मैक्सिमम देगा, कहां पर वो मिनिमम। Now the 109, इसका मतलब बताओ, 109 and 112।
112 भी जो है ये सारे क्वेश्चन जिसका रेंज फाइंड करना है अगर आप लोगों को तो आपको बिहेवियर जानना पड़ेगा। तो बिहेवियर आप किसी भी फंक्शन को उसके डिफरेंशिएशन से जान सकते हो, कहाँ इंक्रीज होता है कहाँ डिक्रीज होता है। जैसे 112 क्वेश्चन तो पहले पढ़ा, 112 क्वेश्चन में क्या दिया आपको, f is from 0 to 3 ये उसका डोमेन है टेंडिंग टू a क्या हो जाएगा उसका कोडोमेन, बी डिफाइंड बाय f of x equal to 2x to फाइंड को फंक्शन दिया हुआ है, g का डोमेन दिया 0 to इनफाइनाइट उसका कोडोमेन दिया बीटा और फंक्शन दिया x to 2025 upon x to 2025 plus 1, करेक्ट। if both the functions are onto, both the functions are onto फंक्शन की कंडीशन range equal to कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। मुझे इसका रेंज जो f का ढूंढना होगा किसके बीच में ढूंढना होगा, क्योंकि पहले से ये तो मेंशन है कि आपका डोमेन 0 to 3 है, बस मुझे यहाँ का कोडोमेन पता है, वही मेरा रेंज हो जाएगा। अभी फंक्शन का कोडोमेन क्या होगा, फंक्शन का रेंज क्या होगा ये पता करना है। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो जब तक इसका बिहेवियर नहीं पता चलेगा मैं उसका रेंज नहीं जान सकता। तो उसका बिहेवियर जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट किया 2x क्यूब का डिफरेंशिएट, 6x स्क्वायर 15x का डिफरेंशिएट, 38 36x का डिफरेंशिएशन, 36 क्या कॉमन है 6 क्या बचा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 उसके दो फैक्टर x माइनस 2n x माइनस 3। अब ये पूरा फंक्शन तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा। इंक्रीजिंग का मतलब समझो ऐसा ग्राफ कि भाई एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आएगा, डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ एक बार नीचे आया तो वापस ऊपर नहीं आएगा। बट ऐसे फंक्शन तो बहुत कम होते हैं, हजारों में से एक दो होते हैं। मैक्सिमम फंक्शन तो क्या होता है अपनी टेंडेंसी बार बार चेंज करते रहते हैं। मैक्सिमम फंक्शन ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए इंक्रीज होते हैं, सडनली फिर टेंडेंसी चेंज करते हैं, फिर डिक्रीज होना चालू करते हैं, फिर सडनली टेंडेंसी चेंज करते वापस इंक्रीज होना चालू करते हैं। तो इतने पार्ट में आपका dy/dx पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर वो इंक्रीजिंग है। इतने पार्ट में dy/dx नेगेटिव होगा, क्यों, बिकॉज वहां पर डिक्रीजिंग है। तो ये पता करना पड़ेगा जब वो पूरे फंक्शन मतलब पूरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव। ये पॉजिटिव मिला, इससे दो फैक्टर आया x माइनस 2 x माइनस 3, 2 and 3 को नंबर लाइन पे पुट कर लिया, 3 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कौन आया, f dash of x पॉजिटिव है, तो यहाँ पर dy/dx पॉजिटिव है, यहाँ पर dy/dx नेगेटिव है, यहाँ पर dy/dx पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर dy/dx पॉजिटिव है इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर वो इंक्रीजिंग है, यहाँ पर dy/dx नेगेटिव है उसका मतलब क्या हुआ वहां पर वो डिक्रीजिंग है, फिर वापस पॉजिटिव है तो यहाँ पर वो इंक्रीजिंग है। अब मुझे डोमेन क्या दिया हुआ है 0 to 3, स्टेशन के 0 से 2 के बीच में हो इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा 0 पे, तो 0 पे इसका आंसर क्या आ रहा है 7। पहले 0 से 2 तक की बात करते हैं, और इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू 0 पे देगा और सबसे बड़ी वैल्यू 2 पे देगा। तो f of 2 की वैल्यू f of 0 7 हो जाएगा। 2 पे अगर वैल्यू पता करेंगे तो 2 की वैल्यू 2 का क्यूब 8 into 2 16 minus 2 का स्क्वायर 4 4 into 50 16 36 into 2 72 72 plus 7 sorry, तो 79 minus 60 19 19 plus 16 35। तो ये है ना 2 पुट कर लिया तो यहाँ पर 16 कैलकुलेशन सही है, 2 का स्क्वायर 4 60 72 plus 7 79 minus 60 19 plus 16 35। ठीक है, 0 पे मिनिमम वैल्यू 7 मिला, 2 पे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 35 मिला, पर आपको जाना कहाँ तक है 3 तक जाना। और 2 और 3 के बीच में कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग में कैसे होता है, जिस दिन तक डोमेन बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो 2 और 3 के बीच में मैक्सिमम कहाँ देगा 2 पे, और मिनिमम कहाँ देगा, तो 2 पे मैक्सिमम वो कंफर्म हो गया, पर अब 3 पे मिनिमम देगा तो मिनिमम तो 7 की हो सकता है, 3 के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, पर पता करना पड़ेगा मिनिमम कौन है, जो मिनिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 अगर यहाँ रखा तो 3 का क्यूब 27 into 2 54, 3 का स्क्वायर 9 9 into 15 135 है ना, 36 into 3 108 plus 7, तो 108 plus 7 115 115 minus 135 minus 20 minus 20 plus 54, तो 24। इसका मिनिमम वैल्यू तो 7 लूंगा मैं, तो मुझे अपना रेंज पता चल गया।
क्या आया 7 से लेके 24, 7 से लेके सॉरी 35, 7 से लेके 35, ये उन्होंने ए नाम दिया हुआ है, इसको क्या नाम दिया हुआ है, ए नाम दिया है। और उसी तरह से दूसरा एक फंक्शन है जी, x raised to 2025 upon x raised to 2025 plus 1। उसमें आप लोगों को पूछा गया है इसका भी कॉन्टूर फंक्शन है तो बी ढूंढना है, मतलब इस फंक्शन का रेंज पता करूंगा तो रेंज होगा वही मेरा कोडोमेन हो जाएगा। और लास्ट में उन्होंने पूछा गया है कि आपका जो x है वो या तो a को बिलोंग कर रहा है या तो b और b को बिलोंग कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन s क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन s और है, और का मतलब क्या हो गया, दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का यूनियन लेना। और x बिलोंग्स टू z भी है क्योंकि 7 से लेकर 35 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, बट आपको लेना सिर्फ कौन है, इंटीजर। तो a के लिए तो मुझे पता चल गया 7, 8, 9 से लेके कहां तक 35 तक। वैसे अब आपको b का भी रेंज ढूंढना पड़ेगा, तो b का भी रेंज ढूंढने के लिए b का बिहेवियर जानना पड़ेगा। वैसे b के अंदर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो आपको, क्योंकि आप लोग का b का डोमेन क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, और x रेज़ टू 2025 प्लस 1 जो होगा वो x रेज़ टू 2025 से तो बड़ा ही होगा, है ना, कि कभी छोटा हो सकता है। क्या इस g ऑफ x में मेरा डिनोमिनेटर कभी भी न्यूमरेटर से छोटा हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सीधी बात है भाई, एक पॉजिटिव वैल्यू है तो किसी पॉजिटिव वैल्यू का अगर आप 1 से ऐड करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा ना, तो आपका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा ही होगा। तो फिर अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आंसर तो पॉइंट में मिलना है, आंसर तो हमेशा पॉइंट में मिलेगा। तो आंसर जब आप लोगों को पॉइंट में मिलेगा तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1, जिससे 1 इंक्लूड नहीं होता होगा, पर 0 इंक्लूड होता होगा अगर x को 0 रख दिया, तो वहां पर लॉजिकली पता चल रहा है कि b का आंसर क्या होगा। b का आंसर 0 से लेके 1, 0 एक ही इंटीजर है क्योंकि लेना तो इंटीजर ही है, ठीक है। और इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है ना आप लोगों को, इसमें कितने एलिमेंट है, 7 से लेकर 35 देखोगे तो 29 है और एक 0, तो टोटल 30 एलिमेंट। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन काफी हेल्प करता है हमें फंक्शंस का रेंज ढूंढने में, फंक्शंस का बिहेवियर जानने में, सबके लिए आपको डिफरेंशिएशन की हेल्प ले लेनी चाहिए, उससे काफी सारा काम हो जाता है। और कौन कौन से आए हैं डाउट में तो बता दो, तो कुछ टाइम मिलेगा तो 109 था, 83 मैंने ग्रुप में डाल दिया था, 83 ग्रुप में ऑलरेडी है सॉल्यूशन। तो सब एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए ऑप्शन जो है बी सबसेट ऑफ सी, सी कभी कुछ दिया ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, बी सबसेट ऑफ ए होगा। ए ऑप्शन अगर आप देखो तो बी सबसेट ऑफ सी दिया ना, तो बी सबसेट ऑफ ए कर दो, पर ए ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, अब चेक कर लेना मिल जाएगा। तो 107 जब हो जाएगा, यही है बिहेवियर,
इस 1 to 1 एंड ऑन टू दिया हुआ है। 1 to 1 का मतलब क्या हुआ? एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आएगा। इसमें इसका डिफरेंशिएशन को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा या तो नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट। जैसे फंक्शन क्या दिया हुआ आपको, f(109) में अगर आप 107 में अगर आप देखोगे तो f of x is given e raised to power x³ minus 3x plus 1, बराबर है। और पूछा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है, पहले सेंटेंस में ये दिया है 1 to 1 है। 1 to 1 का मतलब क्या हुआ? एक बार ऊपर गया तो x बदलेगा तो y बदलना चाहिए। कैसे होगा? जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो चेन रूल लगाओगे तो e raised to x का डिफरेंशिएशन, e raised to x का डिफरेंशिएशन, e raised to x किसको x माना था? इस पूरे को चेन रूल के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करना पड़ता है। जिसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करूंगा तो 3x² minus 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मुझे चेक तो सिर्फ इतना ही करना है कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा। क्या कॉमन है? 3 क्या रहेगा? x² minus 1, उसके दो फैक्टर x minus 1 है, x plus 1 नंबर लाइन पे minus 1 है, प्लस 1 1 से बड़ी वैल्यू रखा दो, प्लस माइनस प्लस, सही है, राइट। अब यहाँ जहां पर प्लस बनेगा वहां पर वो कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग। जहां पर माइनस होगा वहां पर क्या बनेगा? डिक्रीजिंग। जहां पर वापस प्लस होगा वहां पर क्या बनेगा? इंक्रीजिंग। आपको अपना डोमेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है? माइनस इनफाइनाइट से -1, तो माइनस इनफाइनाइट में -1 इसकी बात होगी। वहां पर कैसा है फंक्शन? इंक्रीजिंग है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कहां देगा? -1 पर सबसे छोटी वैल्यू कहां देगा? माइनस इनफाइनाइट पे है ना, सबसे छोटी वैल्यू कहां देगा? माइनस इनफाइनाइट पर सबसे बड़ी वैल्यू कहां देगा? -1 पे। जब आप इसमें माइनस इनफाइनाइट रखोगे, माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो माइनस इनफाइनाइट ही होता होगा ना। तो e raised to minus infinite 1 upon e raised to infinite, e raised to infinite infinite, तो 1 upon infinite 0। ये चालू होगा 0 से, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी वैल्यू कहां देगा? -1 पे। -1 रख के देख लो, -1 का क्यूब, -1 यहाँ पर रखा तो 3 ना, -1 + 1 कैंसिल हो गया होगा तो e raised to 3। तो आपका रेंज क्या है? 0 से लेके e raised to 3। और फंक्शन कैसा दिया? ऑन टू भी दिया है। वैसे मैं बोला कि ऑन टू फंक्शन, इसलिए जो रेंज आया वही आपका कोडोमेन हुआ। जो रेंज है वही आपका कोडोमेन, और कोडोमेन उन्होंने a to b दिया हुआ है। तो a पता चल गया, a कितना है? 0, b कितना है? e raised to 3। ये समझ आया? फिर एक p पॉइंट है, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p of 2b + 4, 2b + 4 मतलब ट्वाइस ऑफ e raised to 3 + 4 से लेके a + 2, 0 + 2 2। इस पॉइंट से लेके x plus e raised to -3y -4 इक्वल टू 0 का डिस्टेंस फाइंड करना है। कोई भी पॉइंट से लेके लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला mod of ax1 + by1 + c upon root of, इस पॉइंट को उठा के कहां डाल देंगे? यहाँ पर पुट कर लेंगे। जब यहाँ पर पुट करोगे तो x की जगह पर क्या रखा? ट्वाइस ऑफ e raised to 3 + 4, y की जगह पर 2 रखा तो ट्वाइस ऑफ e raised to 3 + 4, y की जगह पर 2 रखा तो ट्वाइस ऑफ e raised to -3 दिया हुआ है। तो प्लस ट्वाइस ऑफ e raised to -3 -4 डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 और y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर e raised to -6। यहाँ पर क्या था? +4 और -4 कैंसिल ना। यहाँ से क्या कॉमन? 2 e raised to 3 e raised to -3 को 1 e raised to 3 लिख लेते हैं और एलसीएम लूंगा तो e raised to 6 + 1
होल डिवाइडेड बाई e रेज़ टू 3 और यहाँ पर e रेज़ टू -6 को 1 बाई e रेज़ टू 6 लिख के एलसीएम लोगे तो यहाँ पर e रेज़ टू 6 प्लस 1 आ जाएगा। रूट ऑफ e रेज़ टू 6 प्लस 1, e रेज़ टू 6 जब रूट के बाहर निकलेगा तो e रेज़ टू 3 होकर निकलेगा, वो e रेज़ टू 3 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में, वो e रेज़ टू 3 और ये e रेज़ टू 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर e रेज़ टू 6 प्लस 1 है, यहाँ पर रूट ऑफ e रेज़ टू 6 प्लस 1 है। e रेज़ टू 6 प्लस 1 को रूट ऑफ e रेज़ टू 6 प्लस 1 से डिवाइड कैंसिल करोगे तो रूट ऑफ e रेज़ टू 6 प्लस 1 और आगे ऑलरेडी 2 था, तो a इज द करेक्ट। तो ये वो सारे क्वेश्चन आप लोग फर्स्ट और जहाँ पर बिहेवियर जानने की बात है, हो सकता है कि आप पहले से आप लोग पता नहीं था कैसे अप्लाई करें, तो आप वैसे क्वेश्चन जो होंगे इसमें रेंज वगैरह ढूंढना है या 1 to 1 on 2 की बात आ रही है तो डिफरेंशिएट है। पेज कौन सा तो 1098 तो बताया आप लोगों ने, 83 ग्रुप में मिल जाएगा, ये शुरुआ दिया और जल्दी से बता सकते हो। ये 110 पैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कैसे बनेगा। जैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको भी क्विज में आए होंगे, जैसे 110 है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को सीरीज वाले जो क्वेश्चन है जिससे पैटर्न बनता है। ये जैसे 33rd क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन बना था आप लोगों का, 33 है, 44 है, ये सारे क्वेश्चन में कैसे होता है कि आपको फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट, इनके बीच में 100% को एक रिलेशन बनता है। जैसे 110 आप देखोगे तो f of x is equal to 2 raised to x upon 2 raised to x plus root 2x, ठीक है। सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 1 to 81 f of k by 82 की वैल्यू फाइंड करनी है। f of k by 82 की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो क्या होगा, f of 1 by 82, फिर f of 2 by 82 प्लस f of 3 by 82 कहाँ तक जाएगा ये, f of 80 by 82 प्लस f of 81 by 82। तो फिर आपको क्या करने का, ये जो सबसे लास्ट टर्म होगा ना, जो लास्ट डोमेन होगा, उसको इसके टर्म में लिखना था, कैसे लिख सकते हैं? 81 by 82 को मुझे 1 by 82 में लिखना है, तो क्या लिख सकता हूँ? ऐसा ये लिखना है, इस पर इसका एडिशन करोगे तो 1 आ जाएगा। 1 by 82 प्लस 81 by 82 कितना है? 1। 80 by 82 प्लस 2 by 82 कितना है? 1। जैसे कि इस पर इसके बीच का एडिशन अगर 1 है तो मैं 81 by 82 को 1 माइनस 1 by 82 लिख सकता हूँ। तो अगर मेरा ये x है तो ये मेरा 1 माइनस x है। तो बेसिकली आपको f of x प्लस f of 1 माइनस x के बीच का रिलेशन निकाल लेना। तो देखिए अगर ये x है तो ये 1 माइनस x है, इसको भी तो मैं 1 माइनस 2 by 82 ही लिखूंगा। और कंफर्म है ऐसे क्वेश्चन में रिलेशन मिलेगा ही मिलेगा। आपने वो रिलेशन ढूंढ लिया, वो पता चल ही जाता है, इसको इसका
बीच में क्या रिलेशन है, और ये 100% एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। चेक कर लेते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं, देगा ही देगा, पर फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। f ऑफ x आपका 2x अपॉन 2x प्लस रूट 2 है। f ऑफ 1 माइनस x मतलब 2 माइनस x अपॉन 2 माइनस x प्लस रूट 2 होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे, 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 इंटू 2x। ठीक है, 2 माइनस x को क्या लिखा जाएगा, 2 अपॉन 2x। इसको क्या लिखा जाएगा, 2 अपॉन 2x एलसीएम लिया होगा, 2x ऊपर नीचे कर लिया होगा, राइट। और यहाँ पर क्या है, 2x अपॉन 2x प्लस रूट 2। यहाँ से क्या कॉमन इन दोनों में, रूट 2, तो क्या कॉमन है, वो रूट 2 अगर यहाँ कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा होगा, रूट 2। ये और ये सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। न्यूमरेटर का एडिशन करो, 2x प्लस रूट 2, नीचे भी 2x प्लस रूट 2, इसका आंसर 1। जरूरी नहीं कि हमें समझ आएगा 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, बट आएगा कांस्टेंट। उससे क्या पता चला कि फर्स्ट और लास्ट को साथ में लूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट को साथ में लूंगा तो मेरा आंसर 1 आएगा। इसमें टोटल कितने थे, 81 टर्म्स थे। इसका कि इस पर इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा, तो टोटल पेयर बनेंगे कितने, 40 पेयर बनेंगे, और फिर एक बीच वाला टर्म खाली रह जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि 81 टर्म्स है ना, 81 टर्म्स है, तो पेयर में के बाद एक टर्म बचेगा, और टर्म बचेगा कौन सा, जो मिडिल टर्म होगा। कौन सा होगा मिडिल टर्म, 41/82 वाला। और पेयर कितने बने होंगे, 40, तो वो 41 टाइम होगा, तो उसका एडिशन तो 40 आ गया होगा। 40 प्लस f ऑफ 41/82 मतलब 1/2। f ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 1/2 2/1/2 रूट 2, 2/1/2 रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, रूट 2 रूट 2 कैंसिल, तो 40 प्लस 1/2 तो 81/2। आंसर होगा इसका 81/2 दिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन लिखे, बहुत बड़ा इस तरह के क्वेश्चन, तो इसका फिक्स भी है, मल्टीप्लिकेशन पैटर्न हम देख सकते हैं। जैसे पीछे भी एक दिख रहा है मुझे 115, ये सब वैसे ही हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिमिट डिस्कस करना चालू किया था, वापस वहीं पर आ जाते हैं। हम लोगों ने इनवर्स की प्रॉपर्टी तक डिस्कस कर लिया। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद सेबिस थ्योरम हमारे पास, जहां हमें रिलेशन पता चला था sin x इज लेस देन x, x इज लेस देन tan x, और उसी की हेल्प से हमने दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x इक्वल टू 1 प्रूव किया था, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x by x इक्वल टू 1 प्रूव किया था। और फिर इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है ना, यहाँ तक प्रूव हुआ। ओके, तो हमारे पास अब अलजेब्रिक की प्रॉपर्टी है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी प्रॉपर्टी है, राइट। और अब देखो, मैं आगे की प्रॉपर्टी बताऊं उससे पहले थोड़ी सीरीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत सीरीज हमने कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा, मैं वापस बता देता हूँ। 8 या 9 सीरीज जो आपको पता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली सीरीज
e रेज़ टू x की सीरीज x रेज़ टू 0 by 0 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस x रेज़ टू 2 by 2 फैक्टोरियल और कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट। और बहुत सिंपल याद रखना, इसका पैटर्न इतना सिंपल सा है, जितना पावर उसी का फैक्टोरियल नहीं जाता है ना, एक पावर बढ़ाते जाने का साइन भी सारे प्लस ही रहेंगे, दो सब कैंसिल। अच्छा e रेज़ टू 2x की सीरीज आ जाए तो x की जगह पर 2x रख दूंगा, e रेज़ टू x स्क्वायर की सीरीज की जरूरत पड़ गई तो x की जगह पर x स्क्वायर रख दूंगा, e की वैल्यू की जरूरत पड़ गई तो याद है अपने को 2.1 x पर अगर e की वैल्यू अगर जाननी भी तो x को 1 रख देना, दो तीन टर्म को सोल्व कर लो, e की वैल्यू दी जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पर आप खुद भी रिप्लेस करके यहाँ पर रिप्लेस कर लो, ठीक है। सेकंड, अच्छा मैं आप लोगों को ये सारी चीज बता दे रहा हूँ, पर अगर आप लोग कभी भूल जाओ, मुझे भूलना नहीं है, पर अगर फिर भी अगर ध्यान नहीं आता है वो तो मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग ये सारी सीरीज का जो डेरिवेशन है ना, जिसने ढूंढ के दिया उसका नाम था मैक्लॉरिन। इस मैक्लॉरिन सीरीज करके आता आप लोग इंजीनियरिंग में पहुंच ही जाओगे सब लोग, तो वहाँ पहुंचने के बाद आप लोग मैथ्स 1 मैथ्स 2 में मैक्लॉरिन टेलर की सारी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ये मैं इसलिए आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कि आप लोगों को उस टाइम पर सीरीज की जरूरत पड़ी पर सीरीज याद ही नहीं, तो सीरीज बनती कैसे है, एक बना के भी दे देता हूँ। e रेज़ टू x मेरा फंक्शन e रेज़ टू x है, मेरा फंक्शन अगर e रेज़ टू x है तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है f ऑफ 0 इंटू x रेज़ टू 0 by 0 फैक्टोरियल प्लस f डैश ऑफ 0, f डैश मतलब डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, f डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इंटू x रेज़ टू 1 by 1 फैक्टोरियल, फिर f डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, राइट, इंटू x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर मतलब जो पहली बार डिफरेंस, थर्ड ऑर्डर पता चलता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x क्यूब लेते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x, फिर इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x, इसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट तो कितनी भी बार कर सकते हैं, इसका फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो फिर उसी को ऑर्डर बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, है ना। डिफरेंशिएशन के जैसे नॉर्मल करते हैं उसी तरह से आगे करते जाना है। अभी तो अप्लाई करते हैं, f ऑफ 0 x की जगह 0 रखोगे, e रेज़ टू 0 की वैल्यू समथिंग रेज़ टू 0 1, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज़ टू 0 by 0 f डैश ऑफ 0 मतलब पहला डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद उसके अंदर 0 रखेंगे। e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e रेज़ टू x, उसमें 0 रखोगे वापस e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, ये भी 1 आया तो वापस क्या आ गया x रेज़ टू 1 by 1 फैक्टोरियल, फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन वापस e रेज़ टू x का e रेज़ टू x ही है, उसे वापस 0 रखा, f डबल डैश ऑफ 0 e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, तो वापस क्या बचा x स्क्वायर by 2 फैक्टोरियल, वापस थर्ड डिफरेंशिएट करोगे तो वापस e रेज़ टू x आएगा, उसमें 0 रखोगे क्या होगा e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा प्लस x क्यूब by 3 फैक्टोरियल, और वही आपकी सीरीज आ जाएगी। ये तो बहुत इजी फंक्शन थे, इससे दो तीन बार हर बार डिफरेंशिएशन का आंसर सेम ही आता है। अब फंक्शन अगर सपोज log ऑफ 1 प्लस x की सीरीज बना दी और मुझे याद नहीं है, और मुझे ये याद है कि बनती कैसे, तो अगर इसके बनाने भी जाओगे सबसे पहले f ऑफ 0 रखा आपने यहाँ पर, log 1 बचा, log 1 की वैल्यू 0, तो ये टर्म आई गई, फिर f डैश ऑफ 0 इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x का 1 अपॉन 1 by x होता है ना, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और ये तो पता होगा ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो log 1 plus x का इसको x माना आपने, तो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करोगे चेन रूल, तो 1 plus x का डिफरेंशिएशन
1 का 0, x का 1, तो कितना है 1/1 प्लस, उसमें x को 0 रखो, f dash of 0, x को 0 रखा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो आएगा क्या, x raised to 1/1 फैक्टोरियल, पहला का ये मिला। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x का डिफरेंशिएशन, 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 by x स्क्वायर, फिर 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by x को क्या लिखोगे, x raised to -1 को लिखोगे, x raised to n का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला क्या होती है, n x raised to पावर n-1, तो 1 by x का डिफरेंशिएशन -1 by x स्क्वायर, तो 1 by 1 plus x का डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x का डिफरेंशिएशन -1 by 1 plus x का, और फिर इसको मैंने x माना तो उसका डिफरेंशियल तो 1 ही होगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब इसका मैंने 0 रखा, f डबल डैश ऑफ 0, तो x को अगर 0 रखोगे तो क्या बचेगा, -1, और वो -1 बचेगा, और इनटू में कौन था, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टर, जो आपका सेकंड टर्म होगा। फिर इसका थर्ड डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका थर्ड डिफरेंशिएशन ये ऊपर देगा तो 1 plus x raised to -2 होगा ना, x raised to n की फॉर्मूला लगाओगे तो -2 तो माइनस माइनस +2/1 plus x raised to पावर 1 plus x का पावर -3 आया होगा ना, इसको ऐसे लिखा होगा हमने 1 plus x raised to -2, x raised to n वाली फॉर्मूला लगाओगे तो n, तो +2 into 1 plus x raised to पावर -3, वो -3 नीचे आ गया तो +3 हो गया। अब इसमें अगर मैं x को 0 रखूंगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचा, और इनटू में कौन होगा, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये 2 और 2 कैंसिल, तो इस तरह से आप लोगों की log 1 plus x की सीरीज बनती है। अच्छा 1 फैक्टोरियल लिखो या 1 लिखो बात एक ही है, 2 फैक्टोरियल लिखो या 2 लिखो एक ही बात है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, इस तरह से log 1 plus x की सीरीज बनती है। पर ये बनाने में टाइम लगेगा ना, ये तो फिर भी log x के डिफरेंशियल डायरेक्टली हो गया, फिर अब 10x की सीरीज बने तो 10x का पहला डिफरेंशियल x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर का डिफरेंशियल वापस करोगे तो 2 sec x into sec x 10x, चेन रूल, सॉरी हाँ चेन रूल, फिर उसका डिफरेंस करने में प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, तो काफी लेंथी हो जाएगा। इसीलिए आपको यही रखने के मेरे को याद ही कर लेना है, बट फिर भी मैं ये आप लोग को एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि कभी भूल जाओ तो भाई ये मेथड होता है जिससे आप लोग सारी सीरीज निकाल सकते हैं, पर वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो जो सीरीज आप लोगों को याद कर लेंगे, तो ये सीरीज हो गया e रेज़ टू, इसी में से सीरीज बनी है a रेज़ टू x, क्योंकि हमारे पास तो जरूरी नहीं है कि बेस e देंगे, बेस 2 भी दे सकते हैं, बेस 3 भी दे सकते हैं, पर मेरे पास ऑलरेडी e रेज़ टू x की सीरीज है, तो मुझे अगर a रेज़ टू x को e रेज़ टू x में लिखना है, और अगर आपको log की सारी प्रॉपर्टीज याद है, तो मैं इसको e रेज़ टू ln ऑफ या log ऑफ a रेज़ टू x लिख सकता हूँ। अच्छा बाय डिफॉल्ट पूरे कैलकुलस में log का बेस क्या होगा, दिया जाए या ना दिया जाए, log का बेस हमेशा क्या होगा e, राइट, तो log e ऑफ a रेज़ टू x लिख सकता हूँ मैं इसको, लिख सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, a रेज़ टू log a ऑफ b का आंसर b हो जाता है, ये और अगर ये सेम हुआ तो वापस आंसर a रेज़ टू x किया जाएगा। log में पावर कहाँ जाता है, बाहर, इसको e रेज़ टू x log a लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, x log a, तो यहाँ पर हर x की जगह पर क्या रख लो, x log a, तो आपको a रेज़ टू x की सीरीज मिली, x log a रेज़ टू पावर 0 by 0 फैक्टोरियल प्लस x log a रेज़ टू पावर 1 by 1 फैक्टोरियल प्लस x log a रेज़ टू पावर 2 by 2 फैक्टोरियल, कहाँ तक, ये हो गई आपकी a रेज़ टू x। हाँ log 1 plus x की सीरीज बाजू में डिराइव कर दिया, वही वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, x रेज़ टू 1 by 1 माइनस x स्क्वायर by 2 प्लस x क्यूब by 3 माइनस x रेज़ टू 4 by 4 चलता रहेगा। इसमें ऑल्टरनेट साइन होते हैं, ध्यान देना,
इसमें सारे प्लस होते हैं, प्लस इसमें ये भी होता है कि नीचे फैक्टोरियल होता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है। अच्छा ये किसकी सीरीज है? log 1 प्लस x की। अगर log 1 माइनस x की जरूरत पड़े x की जगह पर माइनस x रख दूंगा। अगर 1 माइनस x है तो x की जगह पर माइनस x रख लेना। 1 प्लस x स्क्वायर की जरूरत पड़ी तो x की जगह पर x स्क्वायर रख लेना, है ना। उसके लिए फिर अलग से कोई सीरीज याद करने की जरूरत नहीं। 4 cos x एंड sin x की सीरीज। cos x की सीरीज x raised to 0 by 0 factorial minus x square by 2 factorial plus x raised to 4 by 4 factorial, सारे इवन पावर और विथ अल्टरनेट साइन। जितना पावर है उसका फैक्टोरियल तो नीचे आएगा ही, और सिर्फ इवन पावर ही आएंगे। और sin x में सारे और पावर ही आएंगे। इस इसमें आपको इससे पहले भी डिस्कस किया था एक जगह पर, किसी को याद हो। ये sin x और cos x की सीरीज बाजू में मैक्लोरिन लिखा, उससे तो बनता ही बनता है, बट इसको बनाते टाइम उन्होंने मैक्लोरिन शायद यूज नहीं किया होगा, जहां तक मुझे लगता है। उन्होंने यूज किया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे फॉर्म याद है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के कितने अलग अलग फॉर्म होते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने अलग अलग फॉर्म है? कौन कौन से? यूलर का सबसे पहले तो कार्टेशियन फॉर्म जो मेन फॉर्म है, z इक्वल टू x प्लस i y। फिर पोलर फॉर्म क्या था? mod z इनटू cos थीटा प्लस, और फिर लास्ट में था यूलर फॉर्म mod z इनटू। तो हमें पता चला था कि e raised to i थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। मेरे पास e raised to x की सीरीज है। अगर मेरे पास e raised to x की सीरीज है तो वो सीरीज मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। बस x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा? i थीटा, है ना। इसको ix ले लेते हैं, e raised to ix इक्वल टू cos x प्लस i sin x। तो जहां पर भी x है वहां पर क्या रखना पड़ेगा? ix रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सीरीज? ix raised to 0 by 0 factorial plus ix raised to 1 by 1 factorial plus ix raised to 2 by 2 factorial plus ix raised to 3 by 3 factorial plus ix raised to 4 by 4 factorial। चलता रहेगा कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्या मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर सकता हूँ? पहले जैसे आ रहे थे इसको, पर इक्वेट जब करोगे कौन किसके साथ इक्वेट होगा? रियल पार्ट के साथ। जिसमें रियल पार्ट कौन है? जिसमें आई नहीं आएगा। क्या फर्स्ट टर्म में आई आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि समथिंग रेस टू 0 इज 1। तो फिर क्या आएगा? x टू 0 बाई 0 फैक्टर। फिर आई कहाँ नहीं आएगा? यहाँ पर आई का स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फिर आई कहाँ नहीं आएगा? आई रेस टू 4 में, आई रेस टू 4 की वैल्यू 1। ये सारे रियल पार्ट है। सामने रियल कौन है? cos x। तो देख लो वहां पर cos x की सीरीज है। और जब इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करो तो इमेजिनरी पार्ट कौन? जो आई वाले टर्म होंगे। आई कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो पहला टर्म x रेस टू 1 by 1 फैक्टर। फिर आई कहाँ आएगा? x क्यूब में, और आई क्यूब में आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, तो माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। उसी तरह से आप देखो तो प्लस एक्स रेज़ टू 5 by 5 फैक्टोरियल आ जाएगा आगे। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करूंगा तो इस तरफ इमेजिनरी कौन है? तो इसमें cos x है, ठीक है। और सिंपली याद रखना, cos में सारे इवन पावर, sin में सारे ऑड पावर। जो आप लोगों को विदाउट पैटर्न जो रखना ही पड़ेगा उसमें से 10x की सीरीज है। जो कोई पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स रेज़ टू 5, 3 टर्म याद रख लो ना, काम हो जाएगा। या बाकी सब का कुछ तो पैटर्न बनता है, इसको कोई पैटर्न नहीं करता, ये याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं। फिर ट्रिगो हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। इनवर्स में सबसे पहले तो tan इनवर्स x की सीरीज याद करो। मैं आपको सिर्फ उतनी सीरीज याद करवा रहा हूँ जिससे मेरा आपका काम निकल जाएगा। बहुत सारी सीरीज होती है, सेक की भी होती है, कोसेक की भी होती है, पर सारी याद रहेगी भी नहीं। और अगर सेक कोसेक है तो साइन कोस में कन्वर्ट करके वो यूज कर लेना तो ज्यादा बेटर है। tan इनवर्स x की सीरीज sin x की आप लोग याद करोगे सारे ऑड पावर। tan इनवर्स x की सीरीज और sin x की सीरीज में सिर्फ एक ही फर्क है, बस फैक्टरियल हटा दो, बाकी जैसा वैसा लिख दो।
ये tan इनवर्स x की सीरीज। फिर साइन इनवर्स x की सीरीज याद रखिए। साइन इनवर्स x की सीरीज कैसे आप लोग ध्यान में रखोगे? साइन x की सीरीज आप लोगों को ध्यान में, राइट? पहले साइन इनवर्स x, साइन x की जो सीरीज है ना, वो एज इट इज लिख दो, बस साइन प्लस से ऑल्टरनेट चल रहा है इसमें। साइन x की सीरीज में पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, वो आपको सारे प्लस में लिख देना। x/1 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल, वैसे चलता रहेगा, प्लस x7/7 फैक्टोरियल। इसके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स आएंगे। कोएफिशिएंट कैसे ध्यान में रखोगे? x1 1 के पहले कोई ऑड नंबर होते हैं तो कोई नहीं, 1 इज द लोवेस्ट ऑड नंबर है, तो उसके पहले कोई भी ऑड नंबर। पर 3 के पहले कोई ऑड नंबर होता है 1, राइट? इसके पहले जो ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई मारेगा, तो 1 का स्क्वायर तो लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता। 5 के पहले के ऑड नंबर 3, जितने भी ऑड नंबर सारे 1 and 3, तो 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, वैसे 1 स्क्वायर नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता। 7 के पहले का ऑड नंबर तो कौन कौन से आएंगे? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। फिर इसके बाद का टर्म कौन होगा बताओ मुझे, अगर लिखने की जरूरत पड़े तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। सब साइन इनवर्स x को ये ध्यान रख सकते हो। पर अगर cos इनवर्स x की जरूरत पड़ जाए तो cos इनवर्स x की अलग से सीरीज मत याद रखो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है ना, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है, तो 5/2 में से इसको माइनस कर लेना, cos इनवर्स x की सीरीज मिल जाएगी। उसके लिए अलग से सीरीज मत ध्यान रखने की जरूरत नहीं। इनवर्स हो गया, ट्रिगो हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, और कौन सा फंक्शन इस पर? वेरिएबल, इसके वेरिएबल आ गया 1 प्लस x रेज़ टू 1/x की सीरीज याद रखो, e into 1 minus x/2 plus 11/24 x square। tan x और ये दोनों कोई पैटर्न नहीं बनाते, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये टोटल 9 सीरीज याद कर लीजिएगा। ये सारे फंक्शन जो हम यूज करते हैं मैथ में वो सबकी सीरीज है, जिससे आपका काम निकल जाएगा जरूरत पड़ने पर। अब सोचने वाली बात है कि जरूरत पड़ेगी कहाँ, पता नहीं जरूरत कहाँ पड़ेगी। जैसे जरूरत कहाँ पड़ेगी इसका बेसिक रूल बताता हूँ। जैसे आप लोगों के पास अभी तक लिमिट की कितनी प्रॉपर्टी हो चुकी है? 5। पहली थी अलजेब्रिक, सेकंड और थर्ड था ट्रिगो, साइन एक्स और टेन एक्स, और फोर्थ और फिफ्थ था इनवर्स ट्रिगो, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स। पर हम तो लॉग भी यूज करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल भी यूज करते हैं। अगर जब लॉग की सीरीज चाहिए, लॉग की लिमिट की प्रॉपर्टी चाहिए, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x। अच्छा, लिमिट का हर क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म बनता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बनता है? कौन से होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म? 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 into इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रेज़ टू 0, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट, ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? x को 0 रखोगे तो log 1 is 0, 0/0। कौन सा फॉर्म है? अब इसका आंसर मुझे बताओ, तब मैं यहाँ सीरीज को यूज कर लेता हूँ। मेरे पास ये सीरीज है, क्योंकि सिंपलीफाई करना आता नहीं है, कैसे करोगे सिंपलीफाई? राइट, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो सीरीज log 1 प्लस x की खुद की सीरीज है। अब ये सीरीज को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो उस पूरे सीरीज में से कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? वो x और ये कैंसिल, तो आपका तो टेंशन तो खत्म हो गया, तो लिमिट लगा सकते हो। तो जब x कॉमन लिया होगा तो पहला टर्म क्या बचेगा? पहला टर्म क्या बनेगा? 1, और बाकी सब में तो x बाकी रहेगा, और उसमें डायरेक्ट x को 0 रखोगे तो बाकी सारे ही टर्म 0 हो जाएंगे, तो आंसर ही क्या आ जाएगा इसका? है ना, log 1 प्लस x की सीरीज रखी, x कॉमन लेके कैंसिल कर लिया, फिर लिमिट अप्लाई कर लिया।
पर जैसे साइन और इन सब में रूल है कि भाई प्रॉपर्टी को हम लगते थे, इसमें भी रूल है कि भाई 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है वही नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर x और यहाँ पर x² और 0/0 का फॉर्म बनता है तो आपने प्रॉपर्टी लगा ली, जो यहाँ होगा वही टर्म नीचे होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अब एक्सपोनेंशियल की अगर बात करें तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a⁻x -1 अपॉन x, ये भी 0/0 का फॉर्म है। a⁻0 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 0, 0/0 a⁻x की ये सीरीज। इस सीरीज का पहला टर्म कौन? समथिंग रेज़ टू 0 डिवाइड बाय 0 पे ये पूरा 1 हो, ये 1 और ये 1 कट है ना, इसका पहला टर्म +1 और ये -1 कट हो गया। अब जितने भी टर्म बचे यहां से लेके लास्ट तक, इनमें से x कॉमन ले सकता हूं, वो x जैसे कॉमन लूंगा वो x और ये बट x कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा होगा, लोगे 1 फैक्टर तो 1 ही होता है। यहाँ पर बस x नहीं होगा, x कॉमन लेने के बाद भी बाकी सब में x बचा होगा, स्क्वायर क्यूब ये सब होगा, तो उसमें जब x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करूंगा तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, सिर्फ बचा कौन होगा, लोगे। इसका आंसर है लोगे। और बाय डिफॉल्ट बेस कौन, लिखे नहीं लिखे बाय डिफॉल्ट बेस कौन, ई। हो सकता है कि लोग ईओ पे लिखने की जगह पर क्या लिखा मिले, ln ऑफ नेचुरल लोगरिथम। और अगर ए की जगह पर ई ही दे दिया जाए तो एक्सपोनेंशियल में तो ई रेज़ टू एक्स भी तो आ सकता है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रेज़ टू एक्स होगा तो आंसर में log 2 आएगा, यहाँ पर 5 रेज़ टू एक्स होगा तो आंसर में log 5 आएगा, यहाँ पर e रेज़ टू एक्स होगा तो आंसर में log e आएगा। बेस और नंबर सेम है, आंसर इज 1। तो अगर e रेज़ टू एक्स -1/x आ जाए तो आंसर 1। रूल क्या है, 0/0 का फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पर जो वेरिएबल है वही डिवाइड में चाहिए, वो सेम होना चाहिए, तो आप उसको 1 लिख पाओ। ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ, तो लॉग की भी प्रॉपर्टी है, एक्सपोनेंशियल की भी प्रॉपर्टी है, ये 6 होगा। लास्ट क्लास में 5 डिस्कस हुए थे ना। लास्ट में वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अलजेब्रिक की प्रॉपर्टी है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल की भी प्रॉपर्टी। अलजेब्रिक किसको बोलते हैं, जिसमें नीचे वेरिएबल होता है, पावर में कांस्टेंट होता है। एक्सपोनेंशियल किसको बोलते हैं, नीचे कांस्टेंट होता है, पावर में वेरिएबल होता है। बट मेरे पास वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि नीचे भी वेरिएबल हो और पावर में भी वेरिएबल। वैसे ये कौन सा फॉर्म बना आपका, 1 + x रेज़ टू 1/x, x को 0 रखोगे तो यहाँ 1 बचेगा और 1/0 इनफाइनाइट बनेगा, तो कौन सा फॉर्म बना, 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का फॉर्म बना, राइट। 1 + x रेज़ टू 1/x की सीरीज है। अगर मैं पूरी सीरीज अगर यहाँ रख लूं और लिमिट डायरेक्टली लगा लूं, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं, तो लिमिट लगा के जिसमें x है वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो फिर बचेगा 1 और इनटू में कौन है, e। तो 1 + x रेज़ टू 1/x का आंसर e हो जाएगा जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करूंगा। तो इसकी कंडीशन को अच्छे से समझिए। यह प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो ये तभी लगेगा जब वेरिएबल रेज़ टू वेरिएबल हो, फर्स्ट टर्म 1 ही होना चाहिए, क्योंकि ये बाइनोमियल सिर्फ को एक्सपांशन करके सीरीज बनाई गई है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 ही चाहिए, फर्स्ट टर्म 1 ही चाहिए। लिमिट जब लगाओगे तो वेरिएबल 0 बनना चाहिए, फिर वो वेरिएबल कुछ भी क्यों नहीं, x की जगह पर अगर sin x भी होता ना तो भी चलता, क्योंकि sin 0 भी तो 0 होता है, बट जो वेरिएबल यहाँ पर उसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या लिखा जाएगा, e। आपका आंसर क्या हो जाएगा, e। अब वही लिमिट अगर अगर आपको समझ में आएगा तो इसका आंसर बताएगा। अगर टेंडिंग टू 0 की जगह पर अगर टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया होता तो ये प्रॉपर्टी कैसे लिखता है, पहला टर्म अभी तो बताया, फर्स्ट टर्म तो 1 चाहिए, फर्स्ट टर्म तो 1 चाहिए, बट x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा,
ठीक है, लिमिट लगाओगे तो वेरिएबल 0 को अप्रोच करना चाहिए, और एक इनफाइनाइट को अप्रोच करे तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 1/x, तभी 1/इनफाइनाइट 0 को अप्रोच करेगा, और अगर ये 0 को अप्रोच करेगा तो उसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तो पावर में कौन चाहिए फिर x, तो भी आंसर की लिख सकता है। तो हमारे पास लिमिट की 10 प्रॉपर्टी और इसमें सारे फंक्शन आ गए, और फंक्शन हम यूज नहीं करते। मेरे पास हर फंक्शन की सीरीज भी है, हर फंक्शन की लिमिट की प्रॉपर्टी भी है। कितना है समझ में? चलिए लिख लो फिर।
अब हमारे पास लिमिट्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज भी है। अगर नॉर्मल सिंपली पे हो जाता तो फैक्टराइज हो गया, रैशनलाइज हो गया, या फिर वो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन जिसमें हाईएस्ट पावर हम डिवाइड करके काम कर लेते थे, तो फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना प्रॉपर्टीज की जरूरत है ना सीरीज की जरूरत है। और वैसे क्वेश्चन जो नॉर्मल तरीके से सोल्व नहीं हो सकते तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज की या फिर सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद और एक कंसेप्ट होता है यहाँ पर जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल। अकॉर्डिंग टू द एल हॉस्पिटल रूल, अगर आपका लिमिट का क्वेश्चन 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में से कोई के फॉर्म में हो, तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेके, मतलब रेट ऑफ चेंज की हेल्प लेके भी ये पता कर सकते हो कि उस फंक्शन के रेंज में क्या नहीं आएगा। हम लिमिट यही कर ढूंढते हैं उसके रेंज में क्या नहीं होता होगा, किसको अप्रोच करता होगा, वो आप उसका रेट ऑफ चेंज जान सकते। डिफरेंशिएशन क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ही तो देता है, राइट। तो उसकी हेल्प से भी कर सकता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, सपोज आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर, इसको इसके लिमिट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर का अगर क्वेश्चन तो कैसे करोगे? हमारे पास फॉर्मूला तो है, cos की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं, अपने पास sin की तो प्रॉपर्टी होती है। तो 1 माइनस cos x में cos की फॉर्मूला यूज करोगे, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इनका हाफ हो जाएगा। और साइन की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करना तो रूल क्या होता है कि अगर मैं लिमिट लगाऊं तो साइन के अंदर 0 बन जाता है। क्या बन रहा है? अगर मैंने x को 0 कहा तो क्या ये 0 बना? अगर ये 0 बना तो फिर डिवाइड में क्या चाहिए? x बाई 2 कितनी बार? 2 बार। x बाई 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाई 4, x स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 मिसिंग है, तो 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई। लिमिट अप्लाई करते ही इसका आंसर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर? 2/4 का आंसर है 1/2। ये मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया प्रॉपर्टी की हेल्प से। मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करके देता हूँ आपको सीरीज की हेल्प से। cos की सीरीज अभी हमने डिस्कस किया, क्या है cos की सीरीज? सारे ही इवन पावर है ना। cos की सीरीज में क्या है? सारे ही इवन पावर विथ ऑल्टरनेट है, कहां तक? इनफाइनाइट, डिवाइड बाय x स्क्वायर, समथिंग रेज टू 0/0 फैक्टोरियल 1, वो 1 और ये 1 कैंसिल, ये 1 को कैंसिल कर लेता हूं। ये माइनस जो है बाहर वाला उसको अंदर ले जाओ, तो पहला टर्म क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x रेज टू 4/4 फैक्टोरियल प्लस x रेज टू 6/6 फैक्टोरियल चलता रहेगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर। क्या कॉमन है ऊपर से? x स्क्वायर। वो x स्क्वायर जो कॉमन निकलेगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा? 1/2। यहाँ पर क्या बचेगा? x स्क्वायर बाई 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या बचेगा? x रेज टू 4/6 फैक्टोरियल। अब अगर मैं x को 0 रखूंगा तो सारे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आंसर? 1/2। हमने जब प्रॉपर्टी यूज किया था तो भी आंसर 1/2 आया था, सीरीज यूज किया था तो भी आंसर 1/2 आया था। अब मैं एल हॉस्पिटल को यूज करके भी आपको इस आंसर लाने देता हूं। अब ये कौन सा फॉर्म है? 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्म कौन सा है? 0/0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0। अगर 0/0 का फॉर्म हो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म हो तो आप एल हॉस्पिटल की हेल्प ले सकते हो। कैसे हेल्प लोगे? ये लिमिट होता है तो लिमिट के ऊपर भी लगता है और लिमिट नीचे भी लगता है, राइट। तो एल हॉस्पिटल के हिसाब से जब आप लोग इसमें डिफरेंशियल की हेल्प लोगे तो ऊपर का फंक्शन को नीचे से कोई लेना देना नहीं और नीचे को ऊपर से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मली कोई मुझे पूछे कि 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके दो, तो मुझे कौन सा रूल की जरूरत पड़ती है? डिवीजन रूल की जरूरत पड़ती है। ऐसा थोड़ी कि मैं ऊपर का डिफरेंशिएट अलग कर लिया, नीचे का अलग कर लिया, तो होता नहीं है। तो वहां तो आप डिवीजन रूल यूज करते हो, बट यहाँ पर 1 माइनस cos x को एक्स स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है और एक्स स्क्वायर को
1 माइनस cos x से कोई लेना देना नहीं है। आप अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x तो माइनस प्लस साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। वापस देखोगे तो 0/0 का फॉर्म आया, साइन 0 की वैल्यू 0 और नीचे भी 0, तो वापस ले लो उसको रिड्यूस होगा, तो वापस डिफरेंशिएट करूंगा, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब तो लिमिट लगा सकता हूँ, अब तो डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, तो लिमिट लगा के cos 0 की वैल्यू आंसर है। आपके पास लिमिट के मैक्सिमम क्वेश्चन सारे तो नहीं कर सकते, बट 50-60% केसेस में तो होगा कि हर क्वेश्चन पर्टिकुलर के 3 ऑप्शन आप प्रॉपर्टी के हेल्प से भी कर सकते हो, आप सीरीज को यूज करके भी कर सकते होंगे, और आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते होंगे। और एल हॉस्पिटल की एक ही कंडीशन है, फॉर्म यही होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म होगा तो पहले मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तभी आप ये रूल यूज कर सकते हो, राइट। पर जिसमें बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपके तीनों ऑप्शन होगा, तो कौन सा मेथड से आपको करना है वो आप सोचोगे कि कौन सी मेथड से मैं करूंगा तो मेरा काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी से मेरा काम जल्दी होता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एरोफिल से काम जल्दी होता है, किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि जहां पर सीरीज लगाने से काम जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x minus x upon x cube, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x minus x upon x cube। अभी इसका प्रॉपर्टी लगा ही नहीं पाओगे, ऐसा कर सकता हूँ, बोलोगे क्यों नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। sin x by x cube minus x by x, तो sin x by x 1 हो जाएगा, 1 में x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर एक बार x कैंसिल हो गया, 1 में x स्क्वायर बचेगा, 1 में x स्क्वायर माइनस 1 में x स्क्वायर 0। और कर सकते हैं ऐसा? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि sin x by x 1 नहीं होता है, sin x by थोड़ी ना 1 होता, तो लिमिट लगता है इसलिए 1 होता है, तो लिमिट लगाया हुआ तो x स्क्वायर बचा हुआ उसमें भी तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप ये सेपरेट करके कर नहीं पाओगे, अब सेपरेट करके कर नहीं पाओगे तो फिर इंसान की प्रॉपर्टीज में लगाओगे कैसे, क्योंकि प्रॉपर्टी में sin x अकेला होता है, उसके साथ x थोड़ी ना होता है, ये प्रॉपर्टी से नहीं होगा। ये कौन सा फॉर्म है, sin 0 0 0 0, कौन सा फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, डिफरेंशिएट करते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन, cos x x का डिफरेंशिएशन 1, x क्यूब का डिफरेंशिएशन, अभी भी देखो तो 0/0 का फॉर्म है, cos 0 1 होता है, 1 minus 1 0, नीचे भी 0, तो वापस एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x 1 का डिफरेंशिएशन 0 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वापस 0/0 का फॉर्म। तो तब तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, sin x by 1 हो जाएगा, पर अगर एल हॉस्पिटल से कर रहे हैं तो पूरा उसी से करते हैं, तो वापस डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का cos x 6x का 6, तब तो लिमिट लगा सकता हूँ, cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर इज -1/6। मैंने किससे किया, एल हॉस्पिटल से। मैं इसको एल हॉस्पिटल से नहीं करता, अगर मेरे सामने क्वेश्चन मैं इसको सीरीज से कर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि x क्यूब है तो कम से कम मुझे 3 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप लिमिट अप्लाई कर पाओगे। लिमिट तो तब अप्लाई करोगे ना जब डिनोमिनेटर 0 ना बने। x क्यूब में से अगर आपको कांस्टेंट तक जाना है तो कम से कम 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब यही काम मैं सीरीज से कर लेता, सीरीज में मुझे पता है कि sin x की सीरीज में सारे ऑड पावर होते हैं, सीरीज याद किया होगा हमने, उसके हिसाब से सारे ऑड पावर लिख लूंगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक, -x अपॉन x क्यूब, पहला टर्म x by 1 फैक्टोरियल, x raised to 1 by 1 फैक्टोरियल, x ये प्लस x और माइनस x कैंसिल, इन सब में से क्या कॉमन है, वो x क्यूब इस x क्यूब के साथ कैंसिल, x क्यूब कॉमन निकालने के बाद यहाँ से लेके हर टर्म में x तो होगा ही, उसमें x को जीरो हो तो सारे टर्म 0 लेकर तो फिर बचा कौन होगा, -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, इस आंसर है कोई आंसर आ गया। तो आप डिसाइड करोगे, क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपको कि आप इससे करो,
आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी मेथड अप्लाई करोगे तो आपका काम जल्दी हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a raised to x plus b raised to x plus c raised to x upon 3 raised to power 2 by इसको सॉल्व करना है, इसकी लिमिट पता करनी है। कौन सा फॉर्म है पहले तो कौन सा फॉर्म है 1 raised to infinite क्योंकि a raised to 0 की वैल्यू 1, b raised to 0 की वैल्यू 1, c raised to 0 की वैल्यू 1, 3 by 3 1 raised to power 2 by 0 infinite तो 1 raised to power infinite। हम चाह के भी इसके अंदर अभी टेलोस्ट्रिल नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए। अब वो 0 by 0 लाने के लिए आपको फिर वो पावर नीचे भी उतारना पड़ेगा है ना, तभी आप 0 by 0 में कन्वर्ट कर पाओगे, राइट। इस क्वेश्चन में जैसे एनोफिल से हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। मैं दोनों तरफ लोग अप्लाई कर लूंगा। लोग क्यों अप्लाई करना, पावर तो बाहर उतारना तो लोग ही कर सकते हैं ना, और तो कोई कर नहीं पाएगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे डायरेक्टली लिखना होगा, नहीं समझा तो मुझे एक बार बताना कि सर समझ नहीं है। a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus log 3 upon x ये 2 by x का 2 कांस्टेंट का बाहर निकाल लिया। ये सब ये पता चला कैसे लिखा लोग x by y को log x minus log y लिखते हैं। अब देखो कौन सा फॉर्म है 0 by 0 क्योंकि a raised to 0 1 b raised to 0 1 c raised to 0 1 1 plus 1 plus 1 3 log 3 minus log 3 0 नीचे भी 0 तो कौन सा फॉर्म आया 0 by 0। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट जब करोगे तो log का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 upon a raised to x plus b raised to x plus c raised to x। और आपने किसको x मान लिया इस पूरे को, तो चेन रूल के हिसाब से इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो a raised to x का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला a raised to x का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला a raised to x का डिफरेंशिएशन a raised to x into log x, तो a raised to x का डिफरेंशिएशन a raised to x into log x एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन की फॉर्मूला a raised to x into log x हम 11 में डिस्कस किया हम लोगों ने। b raised to x का डिफरेंशिएशन b raised to x c raised to x का डिफरेंशिएशन c raised to x log 3 का डिफरेंशिएशन 0 अगर कांस्टेंट है तो log 3 का डिफरेंशिएशन 0 और डिवाइड में x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। अब डिवीजन में कुछ बचाएंगे तो लिमिट लगा सकते हैं, इसका मतलब है। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा a raised to 0 is 1 b raised to 0 1 c raised to 0 1 तो बचा क्या log a प्लस log b प्लस log c। log में प्लस का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो log ऑफ abc डिवाइड बाय इसमें भी तो एक की जगह पर 0 रखा होगा a raised to 0 1 b raised to 0 c raised to 0 1 plus 1 plus 1 2 और 3 और यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 था तो 2 by 3 आ गया। और ये सब कुछ आंसर किसके इक्वल चल रहा है log a के बराबर चल रहा है। आपको ढूंढना कौन है a। ये log अभी हटा सकता हूँ मैं नहीं हटा सकता, क्यों नहीं हटा सकता क्योंकि 2 by 3 की वजह से। तो अगर पावर बाहर निकल सकता है तो बाहर का नंबर अंदर मतलब पावर में जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ log abc raised to power 2 by 3। अब log हट सकता है तो a का आंसर abc raised to power 2 by 3। इसका आंसर कितना आ गया abc raised to power 2 by 3। कौन सी मेथड से किया अभी हमने चेन हॉस्पिटल। इसको प्रॉपर्टी से करते हैं, सीरीज लगाने का ज्यादा सेंस नहीं है।
3 जगह सीरीज लगानी पड़ेगी, वो भी इनफाइनाइट, तो वो नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी से करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प लोगे अगर प्रॉपर्टी से करना है? अब 10 प्रॉपर्टी है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे। वो पता होता है कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है। नीचे वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, तो कौन सी प्रॉपर्टी? लास्ट की दोनों में से कोई एक। नीचे वेरिएबल हो, पावर में वेरिएबल हो, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? 9th या तो 10th वाली, है ना? उस प्रॉपर्टी का रूल क्या है? 9th प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/x का आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट इस प्रॉपर्टी का रूल होते क्या है कि पहला टर्म क्या होना चाहिए? 1, वही नहीं है। तो अगर वो प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे 1 चाहिए, तभी मैं लगा पाऊंगा। तो सीधी बात है कि अगर 1 चाहिए तो क्या ऑप्शन है? +1 और -1। -1 करके एलसीएम ले लूंगा तो a raised to x plus b raised to x plus c raised to x -3/3। क्या है समझ? +1 क्या होगा सामने, -1 क्या होगा, 3 एलसीएम लिया होगा। ठीक है, पहला रूल था 1 होना चाहिए। दूसरा रूल है कि जब लिमिट लगाओगे तो ये वेरिएबल जो भी दिया हो वो 0 बनना चाहिए। क्या वो 0 बन रहा है? x को अगर आपने 0 रखा, a raised to 0 is 1, b raised to 0 is 1, c raised to 0 is 1, 1 plus 1 plus 1, 3 minus 3, 0 हो गया। मतलब सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो मेरा आंसर ई लिखने से पहले किसी का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए, तभी आप ई लिख पाओगे। इसका रेसिप्रोकल ये पूरा है ना, ये पूरा दिया नहीं था तो मुझे तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर उसको लिख लेता हूँ 3/a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus 3। ये अपनी मर्जी से लाया है, मतलब मुझे चाहिए थी इसलिए लाया, तो उसको हटाना भी तो पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए इनटू में इसी के रेसिप्रोकल से वापस मल्टीप्लाई कर लोगे, जो मैंने यहाँ लिखा है तो मान लो। और इनटू में ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया था? 2/x, और इनटू में 2/x। यहाँ पर कौन है? खाली ब्रैकेट जो दिख रहा है यहाँ पर a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus 3/3। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? कि लिमिट अप्लाई करते ये पूरे का आंसर, ये पूरा का आंसर कितना? ई। तो लिमिट जब अप्लाई करोगे तो लिमिट जहां जहां पर भी x होगा हर जगह अप्लाई होगा। अब आपका क्वेश्चन अब ऐसा हो गया, e raised to power limit of x tending to 0 a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus 3/3 जो यहाँ था into 2/x। अब मैं वेरिएबल से वेरिएबल में से बाहर आ सकता हूँ। अब यहाँ पर लिमिट के लिए कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी मैंने होने वाले सारे फंक्शन की प्रॉपर्टी दे दी, बस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए लगानी कौन सी प्रॉपर्टी है। ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। तो प्रॉपर्टी भी किसकी लगाओगे? एक्सपोनेंशियल की कौन सी प्रॉपर्टी बताई? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 a raised to x minus 1/x इक्वल टू लोगे। ये प्रॉपर्टी हमारे पास, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से a raised to x के साथ कौन चाहिए? 1 चाहिए, -1। तो a raised to x के साथ भी कौन चाहिए? b raised to x के साथ भी कौन चाहिए? c raised to x के साथ भी क्या चाहिए? तो आपको -1 कितनी बार चाहिए? है ना, ये तीनों पे के -1 दे दो, तीनों पे के -1 दे दो। ये 2/3 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है अंदर। अब क्या हो गया क्वेश्चन? a raised to x -1/x plus b raised to x -1/x plus c raised to x -1/x। बीच में एक 1 दे दिया सबको, डिवाइड ऑलरेडी x से ही। इसके हिसाब से इसका आंसर लोगे, इसका आंसर कितना लोगे? इसका बीच में क्या है तो क्या होगा? तो क्या हो गया? e raised to 2/3 into log of abc। ये 2/3 कहाँ चला जाएगा? पावर में 3 raised to पावर, अच्छा log का बाई डिफॉल्ट बेस कौन? e, और एबीसी का पावर कितना हो गया? log की प्रॉपर्टी की सबसे अगर ये और ये सेम है तो आंसर कितना हो जाएगा? एबीसी रेज़ टू पावर
मेरे हिसाब से मुझे अगर मेरे सामने क्वेश्चन है तो मैं उसमें नहीं करता, मैं प्रॉपर्टी का, बट ठीक है वो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, पर आपके पास ऑप्शन होंगे, आप डिसाइड करो किससे काम जल्दी हो जाएगा, राइट। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है आपके पास, क्योंकि सारे फंक्शन की प्रॉपर्टी दे चुका हूं। तब हमारे पास क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या है, प्रॉपर्टी है, सीरीज की जरूरत पड़े तो सीरीज भी है, और एरोस्पिटल भी है। बस एरोस्पिटल की कंडीशन क्या है, ठीक है। एरोस्पिटल की उसके लिए एक एग्जांपल लिख लो तो समझेगा कि करना क्या है। लिमिट को मॉड्यूल नहीं दिया मॉड्यूल नहीं दिया देख लेता हूँ मॉड्यूल मिल जाएगा आप लोगों को आज में, तो नेक्स्ट क्लास में आपको तो मॉड्यूल लेके आना साथ में।